डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हैं और आज दूसरा चैप्टर हम लोगों का है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का क्या होता है। यानी जब हम जलीय विलयन एनसीईआरटी क्लास हम कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग वीडियो क्लास करेंगे, फिर प्रैक्टिस पेपर करेंगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का क्या होता है, इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, इसके बाद 4-5 टॉपिक आपकी बची है। सेकंड चैप्टर आपका संडे तक पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे किसमें, बायोलॉजी सेशन करेंगे। और अगले संडे तक यानी इस संडे के 11 को आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद 11, 7, 18 को आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड चैप्टर कोर्स में नहीं है। ठीक है, फिर उसका थर्ड चैप्टर हम लोग इसी महीने के लास्ट तक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 30 महीने के लास्ट तक आपके दो चैप्टर केमिस्ट्री, दो चैप्टर आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। उसके तुरंत बाद हम लोग किसको करेंगे, तो आप पता है कि उसके तुरंत बाद नवंबर के हाफ नवंबर तक हम लोग किसको कवर कर लेंगे, तो दो चैप्टर आपके हाफ नवंबर तक फिजिक्स का इतना कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा आधा कोर्स कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका वीडियो क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा और आपका ऑडियो क्लास। तो बस आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आप लोग जोड़ ही नहीं रहे हैं, शेयर ही नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों को जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़वाइए। आप इस नंबर पे एसएमएस करके जुड़ सकते हैं आप चैनल पे। ठीक है, तो 8004109989 पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? कह रहा है कि जो अम्ल होते हैं क्या जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। आइए इसकी जांच करें। इसकी जांच हमको करना है। आप देखते हैं, आप जो बैटरी जो आपके घर पे होती है उसमें तेजाब पानी डालते हैं आप। ठीक है, तो क्यों डालते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में आज समझेंगे। चलिए क्रियाकलाप करते हैं। एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए। कितना? 1 ग्राम ठोस NaCl लेना है। NaCl जानते हैं, नमक। ठीक, नमक ले लीजिए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक, के अनुसार उसे व्यवस्थित कर लीजिए। कर लिए। परख नली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाली, उसे चिमटी से पकड़ करके आप उसमें क्या करिए, H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे आपके घर पे जब अब तो डबल फेस सब जगह हो गई, पहले क्या होता था, अर्थिंग की जाती थी। अर्थिंग जानते हैं? बाहर से एक फेस लाइट आती थी, एक फेस वहीं अर्थ में मिट्टी के ढेर बना करके वहीं पे एक राड को गाड़ा जाता था और राड को गाड़ करके उसमें नंगा तार बांध करके उसमें पानी डाल देते थे, सर्फ डाल देते थे, नमक डाल देते थे, तो उसे अर्थिंग कहते थे। तो वहाँ से आपकी लाइट मिलने लगती थी और लाइट का पावर बढ़ जाता था। तो वही कह रहा है, परख नली में आप किसको डालेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल दिए। ठीक है, अभी सब कुछ करेंगे। आपने क्या प्रेक्षण किया, क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? इस पर उत्सर्जित गैस को सूखे या नम नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। इस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है। उपर्युक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? शुष्क HCl गैस या HCl विलयन। अध्यापकों के लिए निर्देश। ठीक, क्या है? यदि जलवायु अध्यापकों के लिए निर्देश है तो आप इस पर गौर से मत पढ़िएगा, सुनिए, नहीं पढ़ लीजिए आप भी। यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली शुष्क नली से गैस प्रवाहित करना होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे काम की चीज़ें, यहाँ पे गौर करिएगा। चलिए, इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में HCl प्लस आयन पृथक नहीं हो सकते। HCl आयन जब पानी इसमें घोला गया तो पानी में जब घोला गया तो क्या बन गया, H3O प्लस और Cl माइनस क्लोराइड आयन। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H प्लस यानी अक्वस या हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस में दर्शाना चाहिए। हाइड्रोजन आयन को या तो आप H प्लस एक्वस में दर्शाते हैं या तो H3O प्लस में दर्शाना चाहिए। ठीक है, तो H प्लस H2O क्या होंगे, H3O प्लस हो जाता है। हमने देखा कि अम्ल जल में H3O प्लस अथवा H प्लस अक्वस आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। NaCl प्लस जल, NaCl के साथ किसको जोड़, NaCl यानी नमक और पानी को जब घोले
तो नमक में, पानी में नमक को डाले तो क्या होगा, Na प्लस अलग हो गया और OH माइनस अलग हो गया। ठीक है, Na प्लस अलग हो गया, OH माइनस अलग हो गया। उसी प्रकार से KOH में पानी में घोले तो क्या हो गया, K प्लस अलग हो गया और OH माइनस अलग हो गया। जबकि MgH2S को जोड़े तो Mg2 एक्वस अलग हो गया, 2OH माइनस अलग हो गया। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। सारणी 2 में क्षारक अम्ल हैं। ठीक, अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H प्लस अक्वस तथा सभी क्षारक OH माइनस अक्वस उत्पन्न करते हैं। अतः हम उदासीनी अपक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त करेंगे। अम्ल प्लस क्षार को मिला देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे अम्ल क्षार का विलयन बन जाएगा और पानी बन जाएगा। ठीक, यानी लवण बन जाएगा और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। आइए देखें कि अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर क्या होता है। एक बीकर में 10 ml जल ले लिया आप, उसमें कुछ बुध सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। H2SO4 को डालकर बीकर में धीरे धीरे हिलाइए। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया? यह प्रक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी है? उपरोक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए एवं अपने प्रेक्षण को लिखिए। चलिए, तो हम लोग प्रेक्षण में क्या पाएंगे, नीचे दिया गया है। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती। क्या होती? ऊष्माक्षेपी होती। आप कमेंट करके हमें बताएंगे ऊष्माक्षेपी रिएक्शन किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी रिएक्शन किसे कहते हैं। पहले चैप्टर में हम लोगों ने इसे पढ़ा है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे कर जल में लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र जल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में कैन, डिब्बा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह को ध्यान से देखिए। चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं, उसे ध्यान से देखिए। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3+ या OH- के प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, इसके बारे में हम लोग pH सांद्रता नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। pH मान किसे कहते हैं और pH मान से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। pH स्केल क्या होता है, कब अम्ल होगा, कब क्षार होगा, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसे फुनसास कहते हैं, पोटेंज कहते हैं। ठीक है, जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है ताकतवर। यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो उसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। जैसे जब 0 से लेकर के हम 7 तक आते हैं तो उस समय क्या होता है, अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता किधर बढ़ रही, 7 से 1 तक जाएंगे तो अम्लीयता, 7 से 0 तक जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। 7 से 0 तक जाएंगे तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगी। उसी प्रकार से 7 से 14 तक जाएंगे तो क्या होगा, क्षारकता बढ़ती हुई क्षारकता की प्रकृति। ठीक है, तो एक pH स्केल बनाया जाता है। उस स्केल में 1 से लेकर के 7 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। 1 से 7 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। और 7 से लेकर के 14 तक जिसकी वैल्यू आती है उसे क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। ठीक है, अब इसे याद रखने का तरीका, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अम्ल, या आपसे वाइबा में पूछ लिया जाएगा कि क्या एक तत्व है जिसका pH मान कितना है, pH मान इसका 5 है, तो यह अम्ल है कि क्षार है, तो आप कहेंगे कि यह क्या है, अम्ल है। देखिए, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ए पहले आता है और क्षार को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो बी कहाँ आता है, बाद में आता है। तो आप याद रख सकते हैं, एसिड मतलब ए और बेस मतलब बी, यानी 1 से 7 तक एसिड अम्ल पाया जाता है और 7 से 14 तक बेस क्या पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। और 7 खुद उदासीन होता है, यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि पानी का pH मान कितना होगा तो आप कहेंगे पानी का pH मान कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि यह है
कैसा होता है, उदासीन होता है। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं, ये कैसा होता है, उदासीन होता है। चलिए अब आगे आते हैं, इसी वीडियो में थोड़ा बहुत इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज कुछ समझने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ आयन अथवा OH- आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होने तथा तनुकृत होने के बारे में पढ़ा। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित अम्लों की समान की संख्या जान सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितने प्रबल हैं? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन में की विभिन्न सांद्रता के विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी समूह सूचक है फुंसास का। किसका? पी किसका सूचक है? फुंसास का, जिसका अर्थ क्या होता है? जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। याद रखिएगा, पी किसका सूचक है? फुंसास का। पीएच स्केल। और एच किसका सूचक है? हाइड्रोजन आयन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति के बारे में पता लगाने को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, कह रहा है किसमें? इस पीएच स्केल में समानतः 0 अधिक अम्लीय से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारिकता को दर्शाते हैं। चलिए आज इसको पूरा पीएच को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आप अपनी टाइम को बढ़ा लीजिए आज। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। इस लाइन को अंडरलाइन करिए, अपने बुक में गौर से इसे पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होगा, और यदि पीएच 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन OH- की सांद्रता में वृद्धि होती चली जाएगी, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में वृद्धि होती चली जाएगी, अर्थात वह क्षार की शक्ति को बढ़ा रहा है। उसी प्रकार से पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्गर्भित पेपर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों के पीएच मान पूछा है कि लार का पीएच मान कितना होता है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ चीज़ों के पीएच मान हम आपको आने वाले दिनों में बता देंगे, इसमें भर करके बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका जठर रस है। जठर रस कितना पीएच मान है जठर रस का? जठर रस कहाँ से निकलता है? HCl इसे कहते हैं। कहाँ निकलता है? पेट में निकलता है। ठीक है, जठर जूस कहाँ निकलता है? जठरांग। जठरांग किसे कहते हैं? पेट को कहते हैं। जठर रस का मान लगभग कितना होता है? 1.2 होता है। पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है। यानी जठर रस कैसा होता है? अम्लीय होता है। नींबू का रस कितना होता है? 2.2 होता है। शुद्ध जल कितना होता है? 7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है? 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन का विलयन कितना होता है? वो 14 होता है। ठीक है, ये 4-5 स्केल जो दी गई इसे आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में यही पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। अम्ल तथा क्षार की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H आयन तथा OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो वह विलयन मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में OH आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल आयन कहलाएंगे। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि दुर्बल और प्रबल आयन किसे कहते हैं? तो आगे हम लोग दुर्बल और प्रबल आयन के बारे में पढ़ेंगे। अगला वीडियो जो हमारा होगा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, कहाँ कहाँ पीएच का क्या महत्व होता है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पीएच का महत्व पढ़ने के तदोपरांत आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या पढ़ रहा है, यहाँ पे कुछ स्रोत दिए गए हैं कि जो प्राकृतिक स्रोत है उसके अम्ल के नाम जो आपसे पूछे जाते हैं उसको याद करना होगा आपको। ठीक है, लवण के साथ इसके कुछ संबंध के बारे में जानकारी रखेंगे, लवण और पीएच के मान के बारे में पता करेंगे। यानी कल आपके वीडियो में, आज थर्सडे या फ्राइडे को कुछ होगा, कुछ सैटरडे को, और संडे को चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ चले जाएंगे? हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आपके चैप्टर नंबर 3 में, और उससे भी एक सप्ताह के अंदर मतलब बायोलॉजी में आ जाएंगे और उसे एक सप्ताह में ख़त्म करेंगे। बायोलॉजी का वीडियो हम लोग थोड़ा बड़ा बड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे बेसिक चीज़ें होती हैं, आप उसे आसानी से अपने जीवन से रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं,
यहाँ पे केमिकल है, रिएक्शन है, यहाँ पे आपको उसका नाम लिख लिख करके, सिंबल लिख लिख करके याद करना होगा। तो ज़्यादा काम हम आपको नहीं देंगे, और सब्जेक्ट के आपके काम है, इसलिए हम आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें देते हैं जो आप आसानी से पढ़ सकें, अपने दोस्तों को भी पहुँचा सकें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।